हाँ, लास्ट हमने पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अपने पास, उसकी इक्वेशंस वगैरह, सोर्स कौन होता है अपने पास, है ना, ये सारी बातें हमने सीख ली। अब अपन को ये देखना है लास्ट अपने पास कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है अपना, है ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है अपने पास, उसका मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये बहुत सारी वेव्स है जो सब कंबाइंड फॉर्म में, इनको क्या बोलते हैं अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब ये जो सारी की सारी वेव है अपने पास, इसको अगर अपन ने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद इसको हमने स्पेक्ट्रम नाम दे दिया। स्पेक्ट्रम मतलब बंच ऑफ द वेव्स, उनको हमने स्पेक्ट्रम नाम दिया। अभी जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी वेव्स है अपने पास। अब करना क्या है, आगे वाला पार्ट आपको, जैसे मान लो आगे वाला जो पार्ट है आपको बिल्कुल रटने वाला है। समझने का पार्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल जैसा है, बाकी सब काम रटने वाला है ना? मतलब इसमें मेरा रोल कम, आपका रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको क्या करना है अपने पास, अब जितनी भी वेव्स है उन सारी वेव्स के लिए कि 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं सब वेव के लिए। अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आपको ये 5 चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब कौन सी 5 चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है अपने पास? पहला, जो भी अपन वेव पढ़ेंगे उसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या है, मतलब उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है। सेकंड, ऐसे ध्यान रखा अपन को, उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज क्या है अपने पास। थर्ड, थर्ड ध्यान रखना है अपने पास उसका प्रोडक्शन, कौन उसको प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ, उसको ध्यान रखना है अपन को डिटेक्शन, कौन उसको डिटेक्ट करेगा। फिफ्थ, ध्यान रखना है अपन को उसके यूजेस, उस वेव जो है अपने पास उनके क्या क्या यूज। तो हमने इस कैटेगरी को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई सी भी वेव पढ़ेंगे अपने पास, उनको हमने 5 कैटेगरी में क्या कर दिया अपने पास, डिवाइड कर दिया। अब ये जो कैटेगरीज है आपके पास, इसी के अकॉर्डिंग हर वेव को आपको ध्यान रखना। तो पहले हमें जो जो वेव पढ़नी है अपने पास उनके नाम तो पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास कौन कौन सी वेव है, वो है रेडियो, उसके बाद आएगा आपका माइक्रो, ठीक है। माइक्रो के बाद अपन को पढ़ना है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आएगा अपना विजिबल, विजिबल के बाद आएगा हमारा यूवी, यूवी के बाद आएगा हमारा एक्स रे, और एक्स रे के बाद आएगा हमारे गामा। तो ये टोटल हमारे पास जो रेंज थी अपने पास, वो हमने सीरीज वाइज लिख दिया अपने पास। अब ये सर सीरीज कैसे है अपने पास? तो ये सीरीज इस तरह से है अपने पास कि अगर रेडियो से माइक्रो की तरफ चले, रेडियो से माइक्रो की तरफ चले, कैरो बना दिया अपन ने, रेडियो से गामा की तरफ चल रहे थे, चलते आ रहे इधर। तो रेडियो टू गामा जाने पर होता क्या है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, फ्रीक्वेंसी ये तो बढ़ती है भाई, और वेवलेंथ जो होता है लैम्डा, ये क्या होता जाता है, डिक्रीज होती जाती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो तो क्या होती जाती है अपने पास, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ जो है वो क्या होती जाती है अपने पास, डिक्रीज होती जाती है। कि वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे, डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे अपन देखें थोड़ा बहुत कि जो अपनी रेडियो वेव्स होती है, तो रेडियो वेव जो है अपने पास, वेवलेंथ अगर लिखे ना लैम्डा, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है ग्रेटर देन 0.1 मीटर। माइक्रोवेव जो होती है अपने पास, ये माइक्रोवेव होती है अपने, ये लगा ही लिखता हूं, ये होती है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। ये होती है अपने माइक्रोवेव की वेवलेंथ। और इंफ्रारेड जो होता है वो होता है अपने पास 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ विजिबल है अपने पास
700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। यूवी रेज होती है अपने पास 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। और गामा रे जो है अपने, एक्स रे सॉरी, वो होती है 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर टू 0, या स्पेशल हो जाता है 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब -12 हो गया टोटल। और लास्ट जो गामा रे है अपने पास, वो होती है अपने पास <10⁻³ नैनोमीटर। ये सब हमने इसकी वेवलेंथ की रेंज लिख दी अप्रोक्सीमेट। देखो सबको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया लगभग 0.1 मीटर टू, ये होता है 10⁻³ मीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो रहा है अपने पास 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर टू 700 नैनोमीटर का मतलब हो गया 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। जो जीरो कम कर दिया तो मीटर की टर्म्स में हम इतना बोल सकते हैं। ये हो गया अपने 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये सबको मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, है ना। ये हो रहा है 4 वाला, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 1 10⁻⁹ मीटर, मतलब ये -7 से -9। फिर ये है 1, तो 10⁻⁹ मीटर टू, ये आ रहा है 10⁻12 मीटर। और जो भी 10⁻12 से छोटा होगा वो सब कौन सी हो जाएगी हमारी, 10⁻12 मीटर से कम वाली, वो सब हमारे पास हो गई गामा। तो मैंने क्या करा, ये सबको मीटर में कन्वर्ट करके भी लिख दिया। तो सबकी वेवलेंथ की रेंज हमने इस तरह से ऑब्जर्व करके लिख दी, भैया इनकी वेवलेंथ रेंज इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। सबकी वेवलेंथ रेंज हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। अब ये जो वेवलेंथ लिख दिया अपन ने, अगर आपको वेवलेंथ की रेंज याद है तो फ्रीक्वेंसी को आप, एक फॉर्मूला होता है पहले भी पढ़ रखा है अपन ने, नया नहीं है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा। इससे अपन निकाल सकते हैं कि भाई इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन सब वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज पता लग जाएगी। और ये रेंज पता लगाना आपको थोड़ा जरूरी है, खासकर वेवलेंथ में। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आपको वेवलेंथ की रेंज पता रखना जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हम कभी भी हाथ वाथ निकाल भी सकते हैं अपने पास, पर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए। जैसे हमको दे दिया भैया कि 10⁻⁻2 मीटर, है ना, 10⁻⁻2 मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आइडेंटिफाई द वेव। उस वेव का आइडेंटिफाई करो। हमने देखा भाई यही याद नहीं, याद नहीं होता हम कैसे पता लगाएंगे भैया, तो तुक्का लगाना पड़ा, ठीक है ना। उसका काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वेवलेंथ की रेंज याद करनी थी। मैंने कहा 10⁻⁻2 मीटर, तो 10⁻2 आ रहा है माइक्रो। हम तुरंत आंसर दे देंगे भाई 10⁻2 मतलब माइक्रो जो है अपने पास वेव वो है। फिर उसके हो सकता है आप यूज पूछ लें या और कुछ पूछ लें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके यूजेस बताते हैं, ठीक है। फिर वेवलेंथ की रेंज अपन को थोड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेते हैं अपने पास कि इनको उल्टा सीधा लिख देंगे, विजिबल को आगे लिख दिया, माइक्रो पीछे लिख दिया, कि इसको आगे पीछे करके उल्टा सीधा लिख देंगे। और क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि बताओ कि इनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, है ना। अरेंज द फॉलोइंग वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्वेश्चन आ गया अपने पास। तो क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीमेंट, मतलब पहले कम फ्रीक्वेंसी फिर ज्यादा फिर ज्यादा, तो इस ऑर्डर में जमा। हो सकता है अपन ये पूछ ले कि वेवलेंथ के इंक्रीमेंट ऑर्डर में जमा हो, तो वेवलेंथ का इंक्रीमेंट ऑर्डर है उल्टा। गामा की वेवलेंथ सबसे कम है अपने पास और रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। तो अपन को फिर उल्टा अरेंज करना, मतलब पहले गामा आएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर यूवी, फिर विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इस तरह से आएंगे, है ना। तो एक तो ये पार्ट हमें अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है कि जो माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स है अपने पास, ये सारी वेव्स को आप किस तरह से अरेंज कर पाए। फिर एक पार्ट अपन को इनके हमेशा याद रखना है कि इनको प्रोड्यूस कौन करता है, इनको कौन डिटेक्ट करता है। जैसे पहला अपन सबसे पहले वेव देखे हैं, तो पहली वेव है हमारी रेडियो। अब रेडियो वेव जो है अपने पास, को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोडक्शन,
तो सिंपल है, रेडियो वेव का प्रोडक्शन करता है अपने पास एक्सिलरेटेड चार्ज इन। अब एक्सिलरेटेड चार्ज किस में एक्सिलरेट करता होगा? तो इन एलसी सर्किट, एलसी सर्किट में कर सकता है अपने पास, ठीक है ना। या एलसी सर्किट के अलावा इसको एरियल भी बोलते हैं, एरियल्स, एरियल्स में करते हैं अपने पास, ठीक है। फिर प्रोडक्शन के बाद इसको डिटेक्ट कौन करता है? तो डिटेक्ट भी इसको वही करेगा अपने पास, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इस तरह से मान लो अपने पास डिटेक्शन भी वही कर रहा है इसका। तो डिटेक्टेड बाय, कौन डिटेक्ट करेगा इनको अपने पास? यही वही करते हैं अपने पास, एरियल, एरियल्स। पर इनको रिसीवर एरियल्स बोल देते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं अपन रिसीवर एलसी सर्किट, कि कहीं दूसरी तरफ भी एक एलसी सर्किट लग रहा होगा जो उसको रिसीव करेगा। तो सिंपल हमारे रेडियो सिग्नल आ रहे हैं ना इतने सारे, तो उनको वहां से भेज कौन रहा है? एंटीना, एंटीना को एरियल बोल देते हैं। तो एंटीना जो है वो तो भेज रहा है सिग्नल, और यहाँ पे केज भी कौन करेगा हमारे घरों पे? एंटीना लग रहा है। तो जो एंटीना है अपने पास उसमें एलसी सर्किट लगा हुआ है सिंपल सा, तो एलसी सर्किट ही जनरेट कर रहा है, वही एलसी सर्किट क्या कर रहा है? उसको अपने पास डिटेक्ट भी कर रहा है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपने पास। वेवलेंथ अपने यहाँ देख ही ली इसकी, अपने पास फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं इसकी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके यूजेस, तो रेडियो वेव के यूजेस क्या करते हैं अपने पास? जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होते है ना, या टीवी सिग्नल के ट्रांसमिशन है, एफएम सिग्नल के ट्रांसमिशन, उन सब ट्रांसमिशन में हम किसका यूज कर रहे हैं अपने पास? रेडियो वेव्स। जैसे आपने एफएम सुना है, तो एफएम होता है 95.0, 93.4, ये सारे एफएम है अपने। अभी सारे एफएम है तो ये आ रहा है मेगा हर्ट्ज में, मेगा मतलब 10⁶ हर्ट्ज। तो अपन अगर देखें अपने पास की जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास, वो मेगा हर्ट्ज के आसपास ही होती है, मतलब कि 10⁶ ऑर्डर की ही फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का यूजेस जो है हम इन कम्युनिकेशन वाले पार्ट में कर रहे हैं। टीवी सिग्नल्स हो गया, है ना, हमारे रेडियो सिग्नल्स हो गए, हमारे एफएम सिग्नल्स हो गए, तो जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन वाले सिस्टम्स हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव। इसके बाद जैसे अपने पास सेकेंड वो है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो है अपने पास, माइक्रोवेव सेकेंड, ऐसे इसमें भी पहले अपन को लिखना है भाई प्रोडक्शन कौन करता है इसका, फिर अपन को ये देखना है भैया इसका डिटेक्शन कौन करता है। तो इसका प्रोडक्शन करता है एक वॉल्व आती है, मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन वॉल्व जो है हम उससे क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं किसको अपने पास? माइक्रोवेव। तो आपने देखा भी हो अगर, है ना, जैसे हमारा माइक्रोवेव जो होता है सिंपली, तो हमने वेव का नाम लिखा है। घर पे जो अपने पास माइक्रोवेव ओवन है, उस माइक्रोवेव ओवन में भी क्या लगा होगा अपने पास? यही सिग्नल लगे रहते हैं अपने पास, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए इसमें मैग्नेट्रॉन वॉल्व रहेगी, और वो मैग्नेट्रॉन वॉल्व भी क्या करती है अपने पास? प्रोड्यूस करती है किसको? माइक्रोवेव को। और एक और वॉल्व होती है अपने पास, क्रिस्टल वॉल्व। इसका यूज करके भी अपन क्या करते हैं अपने पास? माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं। डिटेक्शन करता है, इसके लिए एक डायोड है, नाम याद रखने से, वो कैसे करता है वैसे करता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ नेम याद रखने भाई। प्रोड्यूस कौन करेगा? क्रिस्टल वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व। और इसको डिटेक्ट कौन करता है? माइक्रोवेव का पता कैसे लगाएंगे अपन? तो उसके लिए हमें पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड लेना है, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। इस डायोड का यूज करके हम पता लगाते हैं कि कहीं पर माइक्रोवेव प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है। फिर इसके यूजेस, तो एक तो तुम्हें सबसे नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रोवेव का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। माइक्रोवेव जो है अपने पास, उसका यूज हम करते हैं अपने पास जो रडार सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, उन एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम किसका यूज करते हैं अपने पास? माइक्रोवेव का। तो और जितने भी हमारा मोबाइल फोन का, सेलुलर फोन का जितना भी आपके पास सिग्नल ट्रांसमिशन है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं अपने पास? माइक्रोवेव। तो ये सब माइक्रोवेव के छोटे छोटे यूजेस हो गए, ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं आपके पास, आप एक एक बार पढ़ना है आपको, है ना। तो पढ़ोगे तभी लर्न होने वाली चीजें हैं, आपको लर्न करनी पड़ेगी पड़ेगी ये तो। इसी तरीके से क्या है, जितनी भी हमारे पास वेव्स हैं, अगली वेव आएगी अपने पास माइक्रो के बाद, जैसे इंफ्रारेड आ गई। अब इंफ्रारेड को कौन प्रोड्यूस करता है अपने पास? तो इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती है हॉट बॉडीज, जो भी हॉट बॉडीज हैं अपने पास, गर्म,
जैसे हमने पानी गर्म कर दिया तो गर्म करने पे उसमें हाथ ऊपर रख रहे हैं अपने पास, तो हमें गर्म गर्म महसूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें से रेडिएशन बाहर आ रही है। तो वो कौन सी रेडिएशन है हमारी, वो है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो है अपने पास, वो हॉट बॉडीज क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है। और कब करेगी हॉट बॉडीज प्रोड्यूस, जब उनको अपन हीट दे रहे हैं तो वो थर्मली क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट, हिल रहे, थर्मली वाइब्रेशन। तो ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या हॉट बॉडीज जो है अपने पास, वो क्या करती है आपके पास, इंफ्रारेड प्रोड्यूस करती है। इसलिए इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं वेव्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है अपने पास, हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो वेव है इसको डिटेक्ट कौन करेगा अपने पास, जैसे अपने पास हमने प्रोडक्शन पढ़ा, ऐसे अपने को इसको डिटेक्ट कौन करेगा। तो डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है अपने पास, एक इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म आती है, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म या थर्मोपाइल, ये क्या मटेरियल है। थर्मोपाइल भी एक डिवाइस है अपने पास, जिसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं अपने पास कि यहाँ इंफ्रारेड प्रेजेंट है या नहीं। तो तुमने देखा होगा अगर अपने पास कोई मूवी वगैरह आती है ना, स्पाई वाली मूवीज में, उसमें होता है क्या अपने पास, एक पर्टिकुलर कोई एक बहुत कीमती चीज होती है अपने पास, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसके आसपास लेजर से ऐसे कर करके दिखाई लगते हैं। पर अगर आप नॉर्मल आई से उसको देखते तो हमें वो नजर नहीं आती। फिर वो क्या करता है, जो भी हीरो वगैरह होता है अपने पास, वो स्पेशल टाइप के ग्लास पहन लेता है, ठीक है ना, और स्पेशल टाइप के ग्लास का यूज करके वो क्या करता है, उन रेस को देख पाता है ना। तो इस तरह से वो क्या, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म है वो, उसका यूज करके क्या कर लिया उसने, उसको डिटेक्ट कर पाया अपने पास कि वहां पर वही इंफ्रारेड रेज है, जो उससे अगर मैं टकरा गया या कुछ हो गया तो मेरे को क्या हो सकता है, खतरा, ठीक है ना। तो वो सारी कैसी वेव्स है अपने पास, इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड वेव साधारण आंखों से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिर्फ साधारण आंखों से हम कौन सी रेज ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है हमारी विजिबल। मतलब विजिबल लाइट ही वो लाइट है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो जनरली, वरना आप ऐसे कभी नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पे कौन कौन सी वेव प्रेजेंट है। जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ, क्या पता कौन कौन सी वेव है यहाँ पे, है ना, आप पता ही नहीं लगा सकते यहाँ पे कौन कौन सी वेव है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे लाइट जल रही है, इसका मतलब विजिबल लाइट तो है ही है यहाँ पे। ये बात आप आइस का यूज करके कंफर्म कर सकते हैं। मतलब आपको कौन सी वेव को पता लगाना सबसे आसान है, और वो है अपना कौन सी, विजिबल, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड का पता लगाना है अगर आपको, तो मैंने कहा इंफ्रारेड का पता लगाने के लिए थर्मोपाइल, है ना, फोटोग्राफिक फिल्म, हम इसका यूज करते हैं। तो सब नोट्स में लिखा हुआ है ना, आपको एक एक बार लर्न करना ही पड़ेगा इसको। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वेव आती है, वो आती है विजिबल। तो विजिबल देख, सॉरी, पहले इंफ्रारेड जो वेव्स है हमने कहा, पहले उसके बाद भी एक बात और सुन लो, हीट वेव्स है भैया। अब हीट वेव्स है तो क्या होता है, जब सन से इंफ्रारेड चलती हुई हमारी अर्थ तक पहुंचती है, तो वो अर्थ की सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, यही एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने का मतलब, पहले वेव आई, सरफेस से टकराई, टकरा के फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी तो एटमॉस्फेयर से फिर टकराएगी, फिर नीचे आ जाएगी। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, अप डाउन मोशन करती जाती है ना। और अर्थ का जो टेम्परेचर है अपने पास, वो इसी के वजह से क्या होता है अपने पास, नॉर्मलाइज बना रहता है ना। तो ये जो वेव है क्या करती है, फिर इसको हमारे अर्थ को वार्म रखती है, अपने पास गर्म रखती है। अगर मान लो ये वेव प्रेजेंट नहीं होती, या हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है ना वो नहीं होता, तो हमारा अर्थ भी क्या होता है, बिल्कुल एक ठंडा सा स्फेयर होता है ना, कोल्ड स्फेयर होता है करने। वहां पे अभी भी क्या होता है, हर जगह कोल्ड, मतलब बर्फ ही बर्फ। अगर क्या होता अपने पास, ना तो हमारा एटमॉस्फेयर होता, ना ही इंफ्रारेड रेज प्रेजेंट होती, तो हमारा अर्थ जो है अपने पास वो बिल्कुल कैसा होता, ठंडा, मतलब हमारी लाइफ नहीं होती, है ना, ऑब्वियसली बात। तो इसलिए इस वेव को मैंने हीट वेव्स भी नाम दिया है। विजिबल जितनी भी अपने पास, उसमें ज्यादा कुछ खास, विजिबल का काम क्या है भाई, कि हमें हमें देखना है ना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं अपने पास, इंफ्रारेड का यूज करते हैं भाई, ओ सॉरी, विजिबल लाइट का यूज करते हैं। किसी पर्सन को खाना ढूंढना है, ऐसे ही यूजेस है, किसी पर्सन को खाना ढूंढना है भाई, तो खाना ढूंढने के लिए, हमारे वर्क के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं अपने पास, विजिबल। विजिबल को प्रोड्यूस कौन करता है भाई, तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है, कोई भी एटम है अगर, उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का मतलब, ये जैसे ट्यूबलाइट हो गया, ये बल्ब हो गया आपके पास, ये जलती कैसे है अपने पास, हमें कैसे रोशनी दे रही है इसमें, तो उसकी वजह है अपने पास कि हम इसको जैसे ही एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट से जाता है हायर स्टेट में। पर वो हायर स्टेट में हमेशा नहीं रहेगा, वो वापस लोअर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है ना। ये हर प्रोसेस में, कोई हर मटेरियल में ऐसा प्रोसेस होता है।
पर क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं अपने पास जिनको अगर अपन ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में गया, वापस हायर से लोअर में आया, तो वो क्या करता है, अपने पास जो रेडिएशन बाहर निकलता है, वो रेडिएशन निकालता है कौन सी, विजिबल वाली, है ना। और वो विजिबल ही हमें रोशनी मतलब लाइट की फॉर्म में क्या होता है अपने पास नजर आती है अपने पास, जो हमारे लिए कैसा है, बहुत यूजफुल। हमें कहीं पे भी अंधेरा होता है हमारे पूरे प्लेनेट पे, तो क्या होता है हमारे पास, हम एक दूसरे को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, है ना। हमें ये बात ही पता नहीं होती कि भाई सामने वाला कैसा दिखता होगा। आप खुद इमेजिन करो कि अगर पूरा अर्थ जो है वो अंधेरा होता, तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो लाइट है अपने पास, ये लाइट क्या कर रही है, मतलब विजिबल क्या कर रही है हमारे लिए, हमें दूसरे चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करती है अपने पास, बहुत काम। फिर इसके जो डिटेक्शन है, ये कौन कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका डिटेक्शन कौन करता है अपने पास, हमारी आईज। ऐसे फिल्म भी आती है, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेस वेजेस तो आपको सिंपल सिंपल मैंने बता ही दिया अपने पास उसके यूज। नेक्स्ट आगे जैसे यूवी रेस, तो यूवी रेस का प्रोडक्शन भी क्या होता है, इसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके ट्रांजिशन से ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, उनके ट्रांजिशन की वजह से ही क्या होता है अपने पास, इंफ्रारेड का भी प्रोडक्शन होता है। तो इंफ्रारेड का प्रोडक्शन करता है इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करेंगे, और ट्रांजिशन करके क्या करेंगे अपने पास, यूवी रेस का प्रोडक्शन करेंगे। यूवी रेस को डिटेक्ट कौन करता है, तो वापस वही फोटोग्राफिक फिल्म से हम इसका क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। ठीक है। यूवी रेस जो है अपने पास, उसके यूजेस क्या क्या है अपने पास, तो सिंपल जैसे तुमने पढ़ा होगा, प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर में लिखा आता है साथ साथ यूवी, है ना। तो यूवी क्या कर रहा है अपने पास, उस पानी को प्यूरिफाई कर रहा है, किसको करके, उन जर्म्स को किल करके। उसका मतलब जो वाटर जर्म्स है अपने पास, पानी में जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूवी रेज का यूज करते हैं। वेल्डिंग में जो अपने पास मशीन वेल्डिंग कर रहे हैं अपने पास, उसमें जो रेज बार आती है वो कैसी है अपने पास, यूवी रेज। तो वेल्डिंग मशीन में जो अपने पास वेव्स है, वो कौन सी वेव है हमारी, यूवी वेव्स है अपने पास, अल्ट्रा वायलेट वाली अपने पास। ठीक है। फिर जितने भी अपने पास यू जैसे मान लो अपने पास कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में अपन ऑपरेशन कर रहे हैं अपने पास, और हमने क्या, कोई ना कोई डिवाइस, जैसे कोई सीजर यूज कर लिया, कोई ब्लेड यूज कर लिया, कुछ कर लिया अपने पास। अब ऐसा तो नहीं हर ऑपरेशन में सीजर नया लाएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि यूवी रेस का बॉक्स बना हुआ रहता है, जिससे यूवी रेस प्रोड्यूस होती रहती है। तो क्या करते हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उनको साफ वाफ करके, जैसे उनसे साफ करके उनको उन यूवी रेज वाले बॉक्स में रख देते हैं। अब यूवी रेस क्या करता है, उसको स्टरलाइज करता है, मतलब उसको बैक्टीरिया फ्री कर देता है फिर अपने, ताकि हम वापस उसको क्या करें, अदर ऑपरेशन में यूज कर पाए। तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूवी रेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कोई हिडन राइटिंग है ना, कोई पुरानी पुरानी चीजें हैं, उनको अगर पता लगाना है उनमें क्या लिखा हुआ है, कोई हिडन वाली राइटिंग है, उनको करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं अपने पास, यूवी रेस का यूज। तो ये यूवी रेजेस की यूज होगी अपने पास। उसके बाद आया हमारा एक्सरे। अब एक्सरे जो है अपने पास, उस एक्सरे में क्या होता है अपने पास, तो तुम्हें तो एक्सरे जो है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो ट्यूब आती है एक्सरे ट्यूब, है ना। और इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन। कि एक्सरे को कौन प्रोड्यूस करेगा, इनर शेल्स के ट्रांजिशन। और दूसरा क्या है अपने पास, इसके लिए हमने एक ट्यूब बनाई जिसको बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे तो हम सबने सुना है, जैसे मान लो हमने एक्सरे कराने गए तो वहां पे इन्हीं ट्यूब्स का यूज करते हैं। इन ट्यूब से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो एक्सरे उसको डिटेक्ट कौन करेगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी वही एक तो फिल्म है अपने पास, है ना, फोटोग्राफिक फिल्म। एक होता है आयोनाइजेशन चेम्बर, है ना, और एक होता है गीगर ट्यूब, है ना। तो एक तो गीगर ट्यूब होगी अपने पास, एक आयोनाइजेशन चेम्बर हो गया, है ना, एक फोटोग्राफिक फिल्म हो गई। इनका यूज करके हम उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट। तो हमने जो एक्सरे मशीन का वो हमारा एक्सरे हुआ कहीं का, तो एक्सरे को आप किसी फिल्म पे तो उतार रहे हैं, तो उस फिल्म ने क्या कर लिया, उस एक्सरे को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है। तो डिटेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज करा, उस फोटोग्राफिक फिल्म। तो ज्यादातर वो हम फोटोग्राफिक फिल्म ही होगा हमारी, जिस फिल्म के अकॉर्डिंग हमने एक्सरे को डिटेक्ट कर लिया, और हमें ये पता लग गया भाई हमारे जहां जहाँ पे हड्डी टूटी है या कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है उसका पता लग गया आपको। तो ये इसकी बात हुआ। एक्सरे का यूज आपको एक पता ही लगी कि आपके पास कि जितने भी सर्जिकल आपके पास ऑपरेशंस वगैरह हैं, अगर उनमें आप लोगों का करना है, बोन्स वगैरह उनके स्ट्रक्चर को जांचना है या सब कुछ करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे का।
है ना। साथ साथ क्या करना है अपने पास, एक्सरे का जो एक और यूज है अपने पास, वो है कि अगर कहीं पे भी आपको डिटेक्ट का पता लगाना है। अब डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी अगर आपको कोई डिफेक्ट आ रहा है, जैसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, अब उनमें कहीं क्रैक आ जाए तो वो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कहाँ गिर सकती है, नीचे। अब हमें तो क्या करना है यार, वो बिल्डिंग का सेफ रखना है। तो सेफ रखने के लिए क्या करते हैं अपने पास, हमें लगातार हर रोज ये बात चेक करनी पड़ेगी कि कहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग में कहीं दरार वरार तो नहीं आ गई, कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसको पता लगाने के लिए, फॉल्ट पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइपलाइन होती है बड़ी बड़ी, उनको फॉल्ट पता लगाना है, भाई पाइपलाइन कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गई या टूट तो नहीं गई, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे का। जैसे ये वायर है मान लो, इस वायर में हमने क्या करा, एक्सरे भेजी। अब एक्सरे भेजने के बाद क्या होगा कि ये एक्सरे जो है अपने पास, ये एक्सरे ट्रेवल करती हुई जाती है। अगर कहीं पे कोई चीज ब्रेक है, तो ब्रेक होते ही वहां पे टकरा कर वापिस वहां से लौट के आ जाएगी। पहले तो गई, फिर टकरा के वापस लौट के आ गई। अगर ये टकरा के वापस लौट के आ गई तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई जब लौट के आ गई तो हमें ये बात पता होगी कि ये कितनी डिस्टेंस पर जाके टकराई, और कितनी डिस्टेंस पर टकराई और वापस लौट के आ गई अपने पास, ये इस बात को पता होगा। तो हम क्या करेंगे, वहीं पे जाएंगे, हमें फॉल्ट पता लग जाएगा डिस्टेंस का छोटी, वहां पे हम मरम्मत कर देंगे उसकी, जितना भी डिफेक्ट है उसको सॉल्व कर लेंगे अपने पास, जिससे हम क्या कर पाएंगे, फिर सेफ रह पाएंगे। उसके लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं। फिर जितने भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने पास, ठीक है ना। जैसे अगर अपन को क्या करना है, कोई क्रिस्टल के बारे में जानना है कि क्या है, कई बार क्रिस्टल जो है अपने पास वो कैसा है, तो क्रिस्टल जो है अपने पास उनकी जानकारी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे का। कि क्रिस्टल जो है अपने पास उनके स्ट्रक्चर के लिए भी हम किनका यूज कर रहे हैं अपने पास, एक्सरे का यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सरे के छोटे छोटे यूजेस हो गए। लास्ट है हमारे पास कौन, गामा। गामा रेडिएशन है जो है अपने पास, वो प्रोड्यूस करते हैं अपने पास रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है ना। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्शन है वो होता है जब भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम गामा रेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। गामा जो है अपने पास वैसे तो बहुत हार्मफुल है ना, पर जो कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा का। इसका डिटेक्शन भी वही करता है, आयोनाइजेशन चेम्बर। आयोनाइजेशन चेम्बर का यूज करके हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने कहा ये वैसे तो ये रे बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, पर तब भी क्या होता है, हम बोलते हैं ना जहरी जहर को काटता है। इसलिए क्या करते हैं, अगर कैंसर वेंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गामा रेज का ही यूज करते हैं। तो गामा रेज का पहला एक तो यूज हो गया अपने पास कि भाई कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज का, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, गामा। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे आसानी से नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और गामा जो है बहुत एनर्जेटिक वेव है, तो उससे एनर्जी देकर हम क्या करते हैं, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, गामा रेज। फिर इसके बाद है अपने पास कि जो गामा रेज है ना, उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता तो हम किससे लगा रहे थे, एक्सरे से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता लगाना है तो हम किससे पता लगाएंगे उसको, अपन गामा रेस। ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। तो इससे हमने ये गामा के भी यूजेस वगैरह पढ़ लिए। तो आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमेशा हर जितनी भी वेव्स हैं उनको इन 5 टॉपिक के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना, है ना। वैसे तो मैं नोट भेज रहा हूँ अभी, तो वो टॉपिक वाइज ही लिखे हुए हैं उसमें। टॉपिक वाइज अगर लिखे हुए हैं अपने पास तो उनको उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, टॉपिक में पांचों पॉइंट आगे, पांचों पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको लर्न करना है अपने, ठीक है? वैसे तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपको, ठीक? और इस चैप्टर में जो है अपने पास सबसे छोटा चैप्टर है, साथ ही साथ क्या है अपने पास, थोड़ा चीजें लर्न करने के लिए ज्यादा है, मतलब आपका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है इसमें अपने पास, क्योंकि आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी। इसलिए हमेशा स्पेशली ध्यान रखना कि एग्जाम के थोड़ी देर पहले इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको माइंड में क्लिक कर गया कि भाई ये, जैसे मैंने कहा कि वाटर प्यूरिफायर में हम कौन सी वेव्स का यूज कर रहे हैं, अब वो तो तभी याद आएगा आपके पास जब आपने पढ़ा हुआ होगा कभी या सुना हुआ होगा। तो जब आपने पढ़ ही नहीं रखा उसके बारे में तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सी वेव है, तो तुक्का लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वाटर प्यूरिफायर में हम यूवी रेस का यूज कर रहे हैं, मैंने कहा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए आप कौन सी वेव यूज करोगे, तो एक्सरे हो गया हमारे पास, है ना। मैंने कहा हीट वेव्स कौन सी होती है, तो आपने कहा भाई इंफ्रारेड हो गया अपने पास। मैंने कहा कैंसर के ट्रीटमेंट में आप कौन सी वेव यूज करोगे, तो हमने कहा गामा रेस का यूज करेंगे। मैंने कहा मोबाइल कम्युनिकेशन में हम किसका यूज करेंगे, तो माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं अपने पास, है ना। तो इस तरह से रडार सिस्टम में हम कौन सी वेव का यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं। मैं बोल चुका हूँ अपने पास, सभी वेवलेंथ से दे दिया अपने पास। मैंने कहा एक रे है अपने पास
या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ आ रही है 10⁻⁷ मीटर, है ना, इस ऑर्डर की है ना, या 5 × 10⁻⁷ मीटर, कौन सा है? तो हमने बोला भाई विजिबल लाइट है। कभी ऐसा दे दिया कि वेवलेंथ जो है अपने पास वो 10⁻⁻10 मीटर है, तो पता लग गया भैया एक्सरे है। तो ऐसे अपन को ये वेवलेंथ का भी अच्छे से ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, बताओ माइक्रोवेव को कौन डिटेक्ट करता है, माइक्रोवेव को कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमें इसका बात पता होना। इसलिए एग्जाम के 1 1.5 घंटे पहले इसको जरूर रिवीजन करके ही जाना, है ना। जिसका रिवीजन इसमें अच्छा रहेगा अपने पास, वो उतनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाएगा और इजी भी हो जाएगा फिर। तो ये चैप्टर तो वैसे हमारे खत्म हो गया अपने पास। इसमें अगर न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उस प्रॉपर्टीज में एक इक्वेशन आ रही थी इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक की। अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आया, वैसे आने के चांसेस बहुत कम है इसमें से, ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा आप पार्ट पूछ सकते हैं, पर कभी कोई न्यूमेरिकल आ गया अगर इसमें से, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो बेसिक बेसिक जो पार्ट था उन्हीं के अकॉर्डिंग कोई एक न्यूमेरिकल पूछ। जैसे मैं करवा देता हूँ अपने पास कि जैसे हमें एक इक्वेशन दी और उसमें लिखा कि भाई रेडिएशन जो है अपने पास, उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर इसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है EY = 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम साइन, और 2 × 10⁻⁻⁶ एक्स माइनस 200/π t। और ये तो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? EY की। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा आपने से? फाइंड, पहला, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव किधर ट्रेवल कर रही है उसकी डायरेक्शन बताओ। सेकंड, इसके बाद बताना है अपन को एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड बताओ। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ। वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ बताओ। फिफ्थ, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ आ गई अपने पास। इसके बाद पता लगाएंगे अपन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड बताओ। जरूरी नहीं है सारे पूछे, अब तो हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए एक ही चीज पूछ ले अपन से, पर अपन सारे करके देख रहे हैं ना। सिक्स अपन से पूछ ले अपने पास इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर बताओ। मैग्नेटिक वेक्टर जो है उसका क्या बताना है अपन को? इक्वेशन। तो सिंपल सिंपल सा है। पहले का अगर सॉल्यूशन देखें अपन, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में पूछा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई जो EY होता है वो होता है E0 साइन kx - ω t, ऐसा लिखो। ये हमको इक्वेशन दे रखी है वेव की। अगर ये इक्वेशन है अपने पास, तो हमें क्या क्या देखना है कि इसको इससे कंपेयर किया, तो फर्स्ट का आंसर आ गया भैया E0, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो सबसे पहले सॉरी डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन का पता लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग। जो के साथ मल्टीपल में कौन है? एक्स। इसका मतलब वेव प्रोपगेट इन एक्स डायरेक्शन, वेव किधर ट्रेवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन। सेकेंड, जो E0 साइन ओमेगा kx - ω t, तो जो साइन का मल्टीपल होता है ना उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मल्टीपल में आ रहा है E0 और यहाँ मल्टीपल में आ रहा है 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये E0 आ गया। एम्पलीट्यूड के बाद निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है जो टी का मल्टीपल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं टी के मल्टीपल में कि भाई यहाँ तो लिख रहा है ओमेगा, यहाँ लिख रखा है 2π, 100/π सॉरी। और हम क्या जानते हैं भाई, ओमेगा होता है 2πn। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 2 तो कट ही गया, ये आ गया 100/π²। पॉइंट में सोल्व करना है तो बाद में सोल्व कर लेंगे। फोर्थ
फोर्थ पूछा है वेवलेंथ बताओ, और वेवलेंथ पता कैसे लगाएंगे, तो ये यहाँ लिख रहा है के, और यहाँ भी लिख रहा है ये, तो के की वैल्यू तो कितनी आई हमारे पास, 2 × 10⁻⁻⁶, पर के का फॉर्मूला होता है हमारे 2π/λ, क्या गया 2 × 10⁻⁻⁶, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2π/2 × 10⁻⁻⁶, 2 कटी गया, तो π × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये लेमडा आ गया। वेवलेंथ आ गई अपने पास, वेवलेंथ के बाद क्या पता लगाना है अपन को, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पता लगाना है, मतलब बी नॉट, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा है भाई, ई नॉट बाय बी नॉट किसके बराबर होता है, कि ई नॉट बाय बी नॉट होता है सी, तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट डिवाइड बाय सी, सिंपल, ई नॉट की वैल्यू हम यहाँ लिखी हुई है, सी से डिवाइड कर दो, 3 × 10⁸ तो रिजल्ट आ गया, है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 3 × 10⁻⁸, ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 10⁻², मतलब 200/3, 200 इसका ऊपर लिखा हूँ रिजल्ट है ना, 200/3 आ गया अपने पास, तो बी नॉट की वैल्यू आ गई 66.67, ये लगभग ये आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट पे इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन क्या जानते हैं, देखो ये है वाई डायरेक्शन में, ये है एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन, तो ये आ जाएगा जेड, तो ई बी जेड होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी या के एक्स माइनस ओमेगा टी, सारी वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ गया, बी नॉट आ रहा है 66.67, साइन साइन ही रहेगा, ओमेगा की वैल्यू और ये तो सेम है, जगह ऐसा लिख देगा, सेम 1% चेंज, -6 और 200/π × 2 आंसर, तो ऐसे रिजल्ट पूछ रह सकते हैं अपने पास, तो इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मैंने एक ही पार्ट में सब कुछ कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी वेव्स है अपने पास, है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर पता था, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीजें डिराइव कर ली थी, ये पार्ट हमको थोड़ा ध्यान रखना, तो चैप्टर वाला खत्म हो चुका है अपने, ये जो चैप्टर है अपने पास छोटा सा है ना, और स्कोर से भी सोचोगे तो ऐसा कम नहीं है, क्योंकि आपको देखोगे तो 4 मार्क्स का है, जबकि इतना बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी या छोटे छोटे मैग्नेटिक वाला चैप्टर है वही 5 नंबर के हैं, है ना, तो ये 4 नंबर जो है तो छोटा ही, और 4 नंबर तो मायने तो रखते हैं अपने पास, तो टास्क भी थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा याद कर लोगे तो इजी से काम हो सकता है। तो ये तो अपने ऐसे देखोगे तो ये कोर्स वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है अपने, है ना, अब जो भी ये पढ़ रहे हैं अपने पास ऑनलाइन वगैरह, तो देखो अब ऑनलाइन क्लास तो होगी नहीं, अब जिनको भी डाउट